पहले आपको और आपके तमाम नाज़रीन को और बल्कि पूरी कौम को पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के ऊपर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। 5 सवा 5 के रन रेट से खेलते हैं और वो फ़ॉर्मूला पाकिस्तान का यहाँ पर कामयाब होता हुआ भी नज़र आया। बिल्कुल, और ये आपने बड़ी अहम बात की है क्योंकि जो कल्चर तब्दील हुआ है क्रिकेट का पिछले 2-3 सालों के अंदर और इसका सेहरा जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को जाता है। और जब ये लोग बैटिंग करते हैं तो ये आपको आँख बंद करके बल्ला घुमाने वाले खिलाड़ी नहीं लगते, टुल्लेबाज़ नहीं लगते। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और फील्ड पोज़ीशंस को समझ के और मैच की जो सिचुएशन है उस हिसाब से अपने गेम को मोल्ड करते हैं और उसमें भी एग्रेशन रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कब हमारा है कि एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज बात करेंगे जो पाकिस्तान ने एक ट्रॉफी उठाई और बड़े शानदार अंदाज से उठाई। और सबसे बड़ी बात कि उसमें कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के एक्सपीरियंस प्लेयर्स की, सुपरस्टार्स की नहीं बल्कि उस यंग लॉट की रही जो आगे आने वाले सालों में पाकिस्तान को सर्व करने जाएगी। तो हमें इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका से हमेशा की तरह ज्वाइन किया है डॉक्टर काशिफ अंसारी। फिल्म मेकर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और बहुत कुछ काम करते हैं। इसी तरह बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक और मैं आज बहुत खुश हूँ, यकीनी मानो मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ना सिर्फ़ पाकिस्तान जीता है, बल्कि उन सितारों ने पाकिस्तान को जितवाया है जिनमें हमें अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। बिल्कुल, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आपको और आपके तमाम नाज़रीन को और बल्कि पूरी कौम को पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के ऊपर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यंग बच्चों ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म किया और श्रीलंका को चारों शाने चित शिकस्त दी है, इसको अल्फ़ाज़ में नहीं बयान किया जा सकता। जिस मॉरल से, जिस एंथुसियाज़्म से, जिस मोहब्बत से, जितनी प्यार से उन्होंने क्रिकेट खेली है और जिस तरह की कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, और उसके लिए मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है। मैं ये बच्चों के लिए तारीफ़ के लिए अल्फ़ाज़ नहीं है। अल्लाह ताला इनको नज़र बद से बचाए और ये मुस्तक़बिल में इससे बेहतर कारकर्दगी पेश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नई चीज़ हमें नज़र आई, उसे कहा जा रहा है पाक बॉल। जिस तरीके से हमने बेसबॉल का सुना था कि वो 6 साढ़े 6 के रन रेट से खेलते हैं, पाकिस्तान की टीम भी हमें इसी तरीके से नज़र आई, लेकिन कंट्रोल्ड एग्रेशन नज़र आया कि साढ़े 6 7 के रन रेट से नहीं खेलते, लेकिन चलें 5 सवा 5 के रन रेट से खेलते हैं और वो फ़ॉर्मूला पाकिस्तान का यहाँ पर कामयाब होता हुआ भी नज़र आया। अब्दुल्ला शफ़ीक हों, सऊद शकील हों या फिर शान मसूद हों या फिर आपको आगा सलमान जिस तरीके से खेलते नज़र आए, सबने अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन किया 80s में और उसी के साथ खेलते रहे। बिल्कुल, और ये आपने बड़ी अहम बात की है क्योंकि जो कल्चर तब्दील हुआ है क्रिकेट का पिछले 2-3 सालों के अंदर और इसका सेहरा जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों को जाता है और कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के लिए भी है। इन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुज़ाहरा नहीं किया, किसी किस्म के खौफ का मुज़ाहरा नहीं किया। देखिए, इसके अंदर एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है समझने का, और जो आपने बात की मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फॉल यू विल नेवर रीच द हाइट। कि अगर आपको खतरा है इस बात का कि आप गिर जाएँगे, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी के किसी ऊँचे मुकाम पे नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि आप हमेशा खौफ में मुब्तला रहेंगे कि क्या अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा? यही कुछ हमारी क्रिकेट के अंदर पिछले 10, 20, 25, 30 सालों के अंदर हम देखते रहे कि जनाब लोग 2.5 के स्ट्राइक रेट से, 3 के स्ट्राइक रेट से, बहुत हुआ तो सवा 3 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। हाँ, बड़ी-बड़ी सेंचुरियाँ भी की हैं, ट्रिपल सेंचुरीज़ भी की हैं और सब कुछ किया, लेकिन खौफ ये होता है खुल के नहीं खेल पाए। अच्छा, खुल के खेलने से मुराद ये है कि कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। अब जोस बटलर जब खेलता है या बेन स्टोक्स जब खेलता है या इसी तरह से स्टीवन स्मिथ हो, डेव वार्नर हो, जब ये लोग बैटिंग करते हैं तो ये आपको आँख बंद करके बल्ला घुमाने वाले खिलाड़ी नहीं लगते, टुल्लेबाज़ नहीं लगते। ये कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और फील्ड पोज़ीशंस को समझ के और मैच की जो सिचुएशन है उस हिसाब से अपने गेम को मोल्ड करते हैं और उसमें भी एग्रेशन रखते हैं। ये चीज़ हमारे नए लड़कों में आई है और यही वजह है, उसकी वजह ये है कि इन लड़कों को शिकस्त का या नाकामी का खौफ नहीं है।
ये वो लड़के नहीं है जो अपने रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं या अपनी जो है वो एक पर्सनैलिटी को मज़ीद 4 चाँद लगाने के लिए और मीडिया में मौजूद रहने के लिए खेल रहे हैं। ये खेल रहे हैं एक नॉर्मल क्रिकेट और सीख रहे हैं उन लोगों से कि जिन लोगों ने क्रिकेट के तमाम स्टैंडर्ड्स को तब्दील कर दिया है और वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे कोई लोग नहीं थे और ना हैं कि जो इस किस्म की रिवायत को कायम करते और बरकरार रखते। जिस तरह से विराट कोहली खेलते हैं या अजिंक्य रहाणे खेलते हैं या रोहित शर्मा खेलते हैं या अब तो जनाब इनके इंग्लिस्तान असल तो इनका इसका इसका जो खालिक है वो इंग्लिस्तान की टीम है। वो उनसे सीख रहे हैं, उनकी वीडियोज़ देख रहे हैं, उनके मैच एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं। मुझे डर ये है सिर्फ़ शाहज़ेब मियाँ के टीम की इंतज़ामिया की जो हम बाज़गश्त सुन रहे हैं तब्दीली की, वो कहीं इन लड़कों के ऊपर मनफ़ी असरात मुरत्तब ना करे। इनके माइंडसेट को दूसरी पुरानी डायरेक्शन में दोबारा ना मोड़ दे। लेकिन जिस तरह खेला है जिसकी बक़ीर जैसे पहले मैंने कहा जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जितनी पज़ीराई की जाए कम है। अल्लाह इनको नज़रे बद से बचाए। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की थोड़ी-सी बात करते हैं। ये पिक हुए थे एक ही फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने खेला था और उन्होंने उसमें सेंचुरी स्कोर की थी और उसके बाद इनको पिक कर लिया गया था और स्ट्रेट अवे वो पाकिस्तान टीम के साथ डेढ़ 2 साल घूमते रहे, उनको खेलने के मौके नहीं मिले। लेकिन जब खेले तो अच्छा परफ़ॉर्म किया, लेकिन बीच में फिर कुछ ऐसा पैच आ गया था कि 10-11 इनिंग्स में उससे रन नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर इस मैदान पर हमें डोमिनेट करते हुए नज़र आए। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में सिस्टम का इतना फुकदान है कि अभी तक हमें नहीं पता कि 1 महीने के बाद कौन-सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर यहाँ पे होने वाला है, नहीं होने वाला, डोमेस्टिक क्रिकेट होने वाली भी है, नहीं होने वाली। फिर भी इन हालात में आपके निचले लेवल से ऐसे प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को इस तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हैं। ये बड़ी एक और आपने अहम बात करी शाहज़ेब उसकी वजह ये है कि इन लड़कों को कि इनके साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहे हमारी इंतज़ामिया कोचेज़ जुड़े रहे, इनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के जो भी जो रही सही बाक़ियात हैं वो जुड़ी रहीं और सबसे बढ़ के इन्होंने इन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं हिलने दिया अब्दुल्ला शफ़ीक ने। अब्दुल्ला शफ़ीक यकीनन स्कोर नहीं कर पाए पिछले 10-11 मैचेज़ के दौरान, लेकिन इनकी बॉडी लैंग्वेज पर उसके मनफ़ी असरात मुरत्तब नहीं हुए और उसके नतीजे में ये हुआ कि जैसे ही मौका मिला, उन्होंने जनाब ऐसी-तैसी ये वो जो है वो अब अपने बेहतरीन कारकर्दगी से पूरी दुनिया नाक़दीन के जो है वो मुँह बंद करा दिए और मुझे बहुत फ़ख्र है इस लड़के के ऊपर और मैं ये समझता हूँ कि आने आने वाले वक़्तों में अगर इसको इसी तरह कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ये इससे भी बेहतर परफ़ॉर्म करेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब आप उस प्लेयर की बात करेंगे जो सिर्फ़ ना रेड बॉल में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बल्कि व्हाइट बॉल में भी पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बड़ा क्रूशियल परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बैटिंग में भी उनका रोल है, बॉलिंग में भी उनका रोल है। आगा सलमान की बात करते हैं, प्योरली प्योरली आपकी लोकल क्रिकेट का प्रोडक्ट, ना कहीं जाके लीग खेलते हैं, ना आपको कहीं काउंटी में नज़र आए। हाँ, इंग्लैंड में इक्का-दुक्का लोकल लीग्स खेली हैं, जो वीकेंड में मैचेज़ होते हैं। लेकिन एक ऐसे यूटिलिटी प्लेयर नज़र आए जिनमें कॉन्फिडेंस इतना है कि वो 6 के रन रेट से खेल रहे हैं और जब बॉलिंग में आते हैं तो पार्टनरशिप भी ब्रेक कर जाते हैं। वनडे में भी उनका यही रोल है कि 6 से 7 वो ओवर करते हैं और मिडल में आके वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। ये एक बहुत बड़े खला को पुर करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि हम जडेजा की सूरत में देखते हैं हिंदुस्तान की टीम में और ये हमारे पास भी हुआ करते थे इमाद वसीम जो हमारे लिए बहुत अहम रोल अदा किया करते थे और मुझे याद है वर्ल्ड कप के मैच में अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने विनिंग रन स्कोर किए थे। वो आज तक पाकिस्तान की तारीख के सुनहरी मैचों में से एक मैच था। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको सही तरह इस्तेमाल किया जाए और इनको ट्रेन किया जाए, देखिए इनको 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी सिखाई जा सकती हैं। वैसे तो रोटेशन को स्ट्राइक को बहुत अच्छा रोटेट करते हैं ये और हुँ। गैप्स में गेंद को खेलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 1-2 चीज़ें जो कि अपनी बॉलिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ अगर इनसे 10 ओवर आपको करवाने हैं किसी वनडे गेम के अंदर, खास तौर पे इस साल जब वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने हमारे नज़र आ रहा है, तो इनको अपनी फ़ील्ड के हिसाब से गेंद कराने की और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और उसमें एक नुक्ता जो उनको याद रखना है वो विकेट बनाने का और हुँ। बैट्समैन की जो कमज़ोरियाँ हैं, जो उसकी उसकी ऊपर-नीचे मसाइल हैं उनको खेलने के और जो ब्रेकिंग जो विकेट होगी और जो स्पिनिंग ट्रैक होगा, स्लो ट्रैक होगा, वहाँ पर अगर ये अपने दिमाग को मज़ीद इस्तेमाल करें और वीडियोज़ देख के बैट्समैन की हर गेम से पहले अपने मुखालिफ बैट्समैनों की वीडियो देखें और फिर जाकर के परफॉर्म करें और बॉलिंग कराएँ अपनी फील्ड के हिसाब से, तो मैं समझता हूँ ये और ज़्यादा मौसर हो सकते हैं। अच्छा, बाबर आज़म की थोड़ा-सा कप्तानी की बात करते हैं। आपने हमेशा से बाबर के हवाले से बहुत बात की है, अक्सर दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं।
पहले टेस्ट मैच में हमने देखा था, पहले इनिंग्स में कुछ लैप्सेस थे कप्तानी के, जिन पर काफ़ी ज़्यादा बात भी हुई थी, एक आध लंबी पार्टनरशिप भी हो गई थी। इस मैच में बतौर कप्तान आपने बाबर को किस तरीके से देखा? हालाँकि बहुत प्रेशर था, पिछले 8 टेस्ट मैचेस में एक भी फतह नहीं थी। जी हाँ, ये 8 मैच हारने के बाद बाबर जो हैं उन्होंने जिस तरह से अपनी कप्तानी मैं समझता हूँ बहुत बेहतर किया उन्होंने इस मैच में अपनी कप्तानी को और बॉलिंग चेंजेस और फील्ड जो पोजीशनिंग उन्होंने की है उससे न सिर्फ उनके उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा बल्कि पाकिस्तान की जीत भी हुई। तो जब ये कॉम्बिनेशन होती है और फिर उसके बाद आपको यंगस्टर्स का सहारा मिल जाए, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब आप कप्तान को विनिंग प्लेयर्स देते हैं या फुल ऑफ कॉन्फिडेंस या बेखौफ व खतर खेलने वाले खिलाड़ी देते हैं, तो उस कप्तान का अपना कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी उसकी जो मिसाल है वो सरफराज आपके सामने है। बिल्कुल। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सरफराज को बिल्कुल नई खेप खिलाड़ियों की दी गई, जो बिल्कुल बेखौफ व खतर अपनी क्रिकेट खेले, चाहे वो फ़खर ज़मान हो, चाहे शादाब हो, चाहे हसन अली हो, चाहे वो रुमान रईस हो, कोई भी हो, वो अपनी क्रिकेट से उनको प्यार था और वो बेखौफ बिल्कुल सीना चौड़ा करके तगड़े होके लड़ने के लिए मैदान में उतरते थे और इसके ये भी याद रखिएगा कि कितनी मुश्किल से हम शुरू के गेम भी हारते रहे और कितनी मुश्किल से हम सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचे, लेकिन लड़कों में खौफ नहीं था और उस वक्त हम सरफराज की कप्तानी की भी बड़ी बात करते थे कि नहीं खिला पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं इनसे कंट्रोल हो रहे लड़के, लेकिन जब जीत गए तो उसके बाद आजम सरफराज को एक बेहतरीन कप्तान और एक यादगार फिगर के तौर पर याद करते हैं और उसकी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरह से तारीफें हम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है कप्तान को जब ड्रेसिंग रूम में तगड़े और निडर और बेखौफ और दिलेर लड़के मिल जाते हैं, तो उस कप्तान की भी हिम्मत और हौसले में बहुत ही जबरदस्त इजाफा होता है और उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। अफसोस मुझे सिर्फ इतना है कि बाबर के जो हाईएस्ट स्कोर है पिछले 10-12 इनिंग्स के अंदर वो 39 है और हुँ, वो हुँ। अपनी परफॉर्मेंस उनकी जो है वो कम होती चली जा रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हम बाबर और रिजवान के बगैर भी मुखालिफ टीमों को शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान की टेस्ट प्लेइंग 11 पर नज़र डालें तो नुमान अली, अबरार अहमद और सऊद शकील के अलावा तमाम वो प्लेयर्स हैं जो कि वनडे भी खेलेंगे, जो कि एशिया कप भी खेलेंगे इन्हीं कंडीशंस में, फिर इससे मिलती-जुलती कंडीशंस में भारत में जाके वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो आप क्या समझते हैं इस सीरीज़ से या इस परफॉर्मेंस से कितना कॉन्फिडेंस मिला होगा? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह इन्हीं विकेटों पर उन्होंने गेंद करनी है ना। फिर अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें, इस वक़्त तक तो वो वनडे स्क्वाड में भी शामिल है, शान मसूद भी शामिल है, इमामुल हक, बाबर आज़म, तो ये तमाम वही खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान जिन्होंने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग भी की, तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इन्हीं मैदानों में। आपने बड़ा अहम सवाल किया क्योंकि हमारा फ़ोकस अब अफ़गानिस्तान के वो 3 वनडेज़ हैं जो हमें खेलने और ऐन मुमकिन है कि वो श्रीलंका में ही हों। इन्हीं इन्हीं हम्बनटोटा कंडीशंस के अंदर जी? हम्बनटोटा में होंगे। जी, हम्बल-टोटा में। तो उसकी वजह तो ये बहुत अहम नुकता आपने उठाया कि कौन-से लड़के हमारे वनडे स्क्वाड में होने चाहिए और जो हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं अभी तक शान मसूद को लेकर के बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँ कि 5, 6, हुँ, 7, 8 इनिंग खेल के वो 1 में स्कोर कर देते हैं। वो कैरेक्टर अभी तक डेवलप नहीं हुआ जिसके जो वन डाउन का कैरेक्टर होता है कि जी अगर पहली विकेट जल्दी गिर जाए या बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन हमारे स्कोर ना कर सके तो हमें पता हो कि अगला बैट्समैन हमारा यूनुस खान है, अगला बैट्समैन हमारा यूसुफ है या अगला बैट्समैन हमारा इस तरह का स्टीवन स्मिथ टाइप की कैरेक्टर का है या विराट कोहली टाइप की कैरेक्टर का है जो एक एंड को संभाल लेगा और न हुँ। सिर्फ संभालेगा बल्कि स्कोरिंग रेट को भी साथ लेके चलेगा। तो ईशान मसूद की प्रेज़ेंस के ऊपर अभी तक कुछ मेरे ज़हन में सवालिया डॉक्टर साहब, निशान है। सऊद शकील को कैसे देख रहे हैं आप? सऊद शकील। 100% सऊद शकील 100%, 100% देख रहा हूँ। मैं अगली बात यही करने लगा था कि वन डाउन पे सऊद शकील जो है वो मुझको कहीं एक तो कॉन्फिडेंस माशाल्लाह माशाल्लाह कॉन्फिडेंस उनका उबल रहा है इस वक़्त। डॉक्टर साहब, वन तो डाउन पर तो बाबर खेलते हैं ना, आपके पास नंबर 4 की पोज़ीशन का चौथे मसला आ नंबर रहा है। पे मैं बाबर को चौथे नंबर मेरी 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 अगर वो पूछी हुँ, जाए हुँ। मर्जी हुँ, हुँ। सऊद शकील को देखिए क्यों मैं मना कर रहा हूँ बाबर हुँ, को हुँ। अपने आउट होने का खतरा होगा और वही बात जो राइट। मैंने शुरू में आपसे इस गुफ्तगू के दौरान की थी कि जब आपको खौफ होता है अपनी नाकामी का तो अपनी कामयाबी के करीब भी नहीं पहुंच पाते आप ये बिल्कुल। एक बहुत अहम नुक्ता है सऊद शकील को किसी चीज का डर नहीं है वो कहते हैं ना अंग्रेजी में ही हैज नथिंग टू लूज और सऊद शकील अगर वन डाउन पे इन कंडीशंस के अंदर खेलेंगे तो मैं ये समझता हूं कि न सिर्फ रन रेट को अच्छा रखेंगे बल्कि आइंदा के बैट्समैन जो फॉलोइंग बैट्समैन है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ढारस होगी
कि सऊद अभी खड़ा हुआ है। इसने बहुत कॉन्फिडेंस गेन किया इस पूरी सीरीज में। अगर आप एक नाम दे सके कि जिसको देख करके आपकी पाकिस्तान की टीम और ड्रेसिंग रूम के अंदर सुकून का सांस आए कि अभी क्रीज पे मौजूद है, तो वो सऊद शकील है। उसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, राइट। तो अब उसको वन डाउन खिला करके बाबर को चौथे नंबर पे लाके बाबर को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, बाबर को खुलने दिया जाए, क्योंकि खुले हुए नहीं है बाबर, अभी भी बाबर नहीं खुल पाए उस तरह जितनी उनमें सलाहियत है। वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, वर्ल्ड नंबर 3 के दरमियान वो खेले जा रहे हैं, लेकिन मैच विनिंग सलाहियत और मैच विनिंग अपॉर्चुनिटी, जो एक मौका फराहम करना है, वो उनके टॉप ऑर्डर्स को करना है। टॉप ऑर्डर में इमाम उल हक और सऊद शकील मेरी नजर में ज्यादा बेहतर है। और फिर बाबर के पता होना चाहिए कि रिजवान भी अभी पीछे बैठे हुए हैं, सलमान आगा भी बैठे हुए हैं, और इसी तरह से इनका मिडिल ऑर्डर, अगर आपको मिडिल ऑर्डर में उसको खिलाना है शान मसूद को, तो ठीक है। हाँ, उसको खिला सकते हैं बिल्कुल। तो आप उनको लेके आए ताकि बाबर भी थोड़ा सा बेखौफी से क्रिकेट खेले, अपने शॉट्स खेले, अपने फुटवर्क पे काम करें। जब वो नहीं, उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक होता है तो उनका फुटवर्क जो है वो गायब हो जाता है। और बाबर की खूबसूरती उनका फुटवर्क और उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है। जब ये दो चीजें उनके साथ चलती रहती हैं तो उनका स्कोर बढ़ता चला जाता है। उनका स्कोर बढ़ेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। ये मेरी टेक है इसके अंदर। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। और सऊद शकील ने जो अपनी सारी क्रिकेट खेली है वो वन डाउन की पोजीशन पर ही खेली है। जो उनका इंतखाब हुआ था पाकिस्तान की टीम में, वो भी सिंध के लिए वन डाउन की पोजीशन पर एज अ कैप्टन खेल रहे थे, और वो हर फॉर्मेट में इसी पोजीशन पर खेलते हैं। आखिर में डॉक्टर साहब, बस आपसे ही जानना चाहूंगा, स्पिनर्स की आप बड़ी बात करते हैं। एक जानिब हमें अबरार अहमद नजर आए, जो कि 22 साल के हैं, उन्होंने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें ली। दूसरी तरफ हमें 38 साल नोमान अली नजर आए, जिन्होंने आज 8 विकेटें ली। उनको आपने कैसे देखा? देखिए, नोमान की परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है या कि कोई और चीज? अपने देखिए, अब क्रिकेट है बड़ी साइंटिफिक किस्म की। साइंटिफिक किस्म की क्रिकेट से मेरी मुराद है कि हर बॉलर, हर बैट्समैन जो है वो उतना ही अच्छा फील्डर भी होना चाहिए। और फिर अगर मुझे इजाजत दें ये कहने की कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीता है, तो उसमें 75% उसकी वजह पाकिस्तान की फील्डिंग थी। और यही बिल्कुल। कुछ जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर होने जा रहा है। अगर हमारी फील्डिंग का मेयार ऐसा ही रहा जैसा कि टेस्ट मैचों के दौरान था, तो हम किसी भी टीम के लिए, किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी स्कोर को डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं। तो जहां तक स्पिनर्स का ताल्लुक है, आगा सलमान और अबरार और शादाब, इन 3 लोगों के दरमियान ही हमें खेलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि नौमान की कोई जगह बनेगी वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर, लेकिन उसामा यही मीर 3 है लग आपके जाए। पास। उसामा तो मीर है आपके पास। उसामा हाँ, मीर। अफसामा मीर, लेकिन वही वाली बात है कि अभी ये देखिए, मैं किसको, कौन है बॉलर आपके? बॉलर वो होते हैं इंटरनेशनल अरीना के अंदर और बड़े मैचेस और बड़े प्लेटफॉर्म में, जिनको कप्तान जब गेंद दे तो उसको फुल कॉन्फिडेंस हो कि इसके ये 2-3 ओवर का स्पेल मैं करवा रहा हूं, इसमें मुझे 1 या 2 विकेटें मिली ही मिली। चाहे अगर आप पीछे चले जाइए, जिस वक्त ये गेंद सकलैन के हाथ में वसीम अकरम दिया करते थे, या उससे पहले अब्दुल कादिर मरहूम के हाथ में इमरान खान गेंद दिया करते थे, या उसके बाद इंजमाम उल हक जो है वो सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद को यूज किया करते थे कि चलो भाई मुझे विकेट लेके दो, पार्टनरशिप लग गई है इन लोगों की, मुझे चाहिए विकेट, किसी भी तरह से मुझे विकेट निकाल के दो, ट्रैक स्लो स्लो ट्रैक है या नहीं है, तब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इसी तरह से जनाब आपने देखा अश्विन को किस तरह से बना के पेश किया धोनी ने, जडेजा को बनाया, युवराज सिंह को बनाया। ये वो लोग हैं जो इन ट्रैक्स के ऊपर वर्ल्ड कप के दौरान 15 से लेके 45 ओवर तक वो रोल प्ले करेंगे कि जो मैच टर्निंग रोल होगा। तो क्या उसामा मीर में ये सलाहियत है कि वो रन भी रोक सके और विकेटें भी निकाल सके? क्या अब तक उन्होंने ऐसी कोई परफॉर्मेंस दी है? क्या हमारे पास कोई ऑफ स्पिनर है इस क्वालिटी का, जिस तरह सकलैन मुश्ताक थे या फिर मुरलीधरन थे, या इस तरह का कोई ऑफ स्पिनर कोई भी नहीं है ना? तो जैसे अश्विन है, इस तरह का कोई है कि नहीं? जैसे नेथन लायन है। जब नहीं है तो वो लोग गेम चेंजर्स हैं। गेम चेंजर्स थे, गेम चेंजर्स हैं, और उनका नाम हमेशा विनिंग बॉलर्स के अंदर या मैच विनर्स के अंदर लिया जाएगा। क्या अभी तक हमारे पास कोई सच परफॉर्मेंस नजर आई है ओसामा मीर की या शादाब की या इवन आगा सलमान की, कि जिसको लेकर के हम बाबर बड़े सुकून से बैठ सकते हैं कि 25 ओवर जो आने वाले, ये 30 ओवर जो अगले हैं, ये मैं 3 स्पिनर से करवाऊंगा और मैं 100 रन, 100 सवा 100 रन बनवा के 4-5 विकेटें निकाल लूंगा, ताकि मैच का स्कोर ऐसा ना हो कि हमारी पहुंच
से दूर हो जाए। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे होगा, 1-2 गेम आपको उनको खिलाने पड़ेंगे, 1-2 गेम उनको खिलाने पड़ेंगे। जो उन विकेटों पर ज्यादा समझदारी से काम लेगा, अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से गेंद करेगा, बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, यकीनन वो फिर पाकिस्तान की चॉइस होगा। डॉक्टर साहब, तो फिर अगले प्रोग्राम में हम इस बारे में मजीद बात करेंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि जब हम अगला प्रोग्राम करेंगे तब तक पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान भी हो गया होगा। पहले तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी का इंतखाब होने जा रहा है। पहले तो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट होगी और फिर वो 3 से 4 रोज में फिर वो स्क्वाड का ऐलान करेगी। तो मतलब वही जो सिलेक्शन कमेटी आएगी उनको पर्चा पकड़ा दिया जाएगा और वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन में क्या वो सिलेक्ट करेंगे। और प्लेयर्स तो ऐसे भी आइडेंटिफाइड है ही। तो इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात होगी और व्यूअर्स फिर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव अप्रोच शो की है, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी ऐसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान के परचम को हमेशा से इसी तरीके से सरबुलंद आमीन, रखें। आमीन सुम्मा